नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है रमाश्री गुरुकुलम पे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे अमित किशोर का जो बुक है, हम लोग जो ऑब्जेक्टिव कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे 51 से लेके 100 नंबर तक, मतलब 50 क्वेश्चन आज के वीडियो में फिर से देखेंगे। और इसी तरह से हम रोज़ 50-50 क्वेश्चन करके डेली कवर करेंगे। फिर आगे वैकेंसी अगर आ जाएगा तो फिर हम इसको बढ़ा देंगे 100-100 क्वेश्चन, 150-150 क्वेश्चन करके। लेकिन इस बुक को पूरा करेंगे, तो इसका आप लोग टेंशन नहीं लीजिए और बस अभी आराम से धीरे धीरे पढ़िए, ज़्यादा लोड लेना नहीं है। लेकिन 50 क्वेश्चन ही अगर पढ़ रहे हैं तो इसको अच्छे से पढ़िए कि मतलब दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। और थ्योरी जहाँ से भी पढ़ रहे हैं तो उसको रिवीजन करते रहिए। अगर मेरा काम आप लोग को अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए और दबा के लाइक कीजिए और सब्सक्राइब मतलब अच्छे से कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हम लोग कल इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें हम लोग 50 तक देख लिए थे, तो आज 51 नंबर से शुरू करेंगे। तो चलिए 51 नंबर का प्रश्न है कि पीएचडी लाइब्रेरी साइंस में डिग्री पहली बार 1935 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा किस शोध उपाधि के लिए प्रदान की गई थी। तो ऑप्शन ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस अंडर इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। तो पीएचडी का जो पीएचडी लाइब्रेरी साइंस में पीएचडी कौन शुरू किया था, कौन सा यूनिवर्सिटी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, एमलिस दिल्ली यूनिवर्सिटी। और बिलीव का कोर्स कौन शुरू किया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एस.आर. रंगनाथन के मार्गदर्शन में डी.वी. कृष्णा राव को शोध कार्य के लिए पीएचडी से सम्मानित किया गया था। तो मतलब किस शोध पे, मतलब कौन सा शोध किए थे डी.वी. कृष्णा राव जो उसको पीएचडी से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फेसेट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आई थिंक केवीएस है या ईएमआरएस। ठीक है, तो पीवाईक्यू है, तो इसमें सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, किसके मार्गदर्शन में, तो एस.आर. रंगनाथन के मार्गदर्शन में डी.वी. कृष्णा राव को शोध कार्य के लिए पीएचडी सम्मानित किया गया था। क्या था शोध कार्य, फेसेट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन। ठीक है, एस.आर. रंगनाथन का जन्म कब हुआ था, 1892 में। इसका निधन कब हुआ, तो 1972 ईस्वी में। पूछेगा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का स्थापना कब हुआ, तो 1972 ईस्वी में। ठीक है, इस तरह से रिलेट करके याद करना है, तब जाके आपको बार बार उसको रिलेट कीजिएगा, तब जाके आपको दिमाग में बैठ जाएगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 53 नंबर का कि पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा पांडे एस.के. शर्मा को शोध कार्य के लिए पीएचडी से सम्मानित किया था। किस शोध कार्य के लिए उसको पीएचडी से सम्मानित किया था पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा पांडे एस.के. शर्मा को, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डीडीसी 18वां एडिशन फॉर क्लासीफाइंग इंडोलॉजिकल बुक्स इंडियन रिलीजन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मेलविल डेवी का जन्म न्यूयॉर्क शहर में कब हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 दिसंबर 1851 ईस्वी को। ठीक है, तो इसका डेट प्लस ईस्वी दोनों याद रखना है। मेलविल डेवी क्योंकि फेमस पर्सन है, अमेरिका में लाइब्रेरी साइंस के जनक के तौर पे इसको देखा जाता है मेलविल डेवी को, और भारत में एस.आर. रंगनाथन को। तो जो भी फेमस पर्सन है उसका डेट सहित आप लोग को याद करना, ना कि ईस्वी रट लिए अब बाद में कहीं डेट दे दिया तो फिर बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए डेट सहित ईस्वी भी याद करना है। तो मेलविल डेवी का जन्म कब हुआ था, 18 दिसंबर 1851 में। कहाँ हुआ था, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। ठीक है, इस तरह से याद करना है आप लोग को। अगला प्रश्न है कि आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे माना जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, मेलविल डेवी को। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक कहा जाता है मेलविल डेवी को। ठीक है, अगला है मेलविल डेवी द्वारा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA की स्थापना कब की गई थी। तो 1876 में किया गया था। पूछेगा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था, तो 1876 में मेलविल डेवी द्वारा। पूछेगा इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA
का स्थापना कब हुआ? तो 1933 में। अमेरिकन पूछेगा तो 1876 में। ठीक है। अगला प्रश्न है 57 नंबर का कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA के सचिव के रूप में मेलविल डेवी का कार्यकाल क्या था? सचिव के रूप में मेलविल डेवी का कार्यकाल क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1876 से 1891 ईस्वी। 1876 से 1891। अगला प्रश्न है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA के अध्यक्ष के रूप में मेलविल डेवी का कार्यकाल क्या था? तो 1891 से 1893। पहले सचिव बनते हैं फिर बाद में अध्यक्ष बनते हैं अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के मेलविल डेवी। 1891 से 93 2 साल का कार्यकाल रहता है अध्यक्ष के रूप में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान की पहली पत्रिका लाइब्रेरी जर्नल किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मेलविल डेवी के द्वारा शुरू किया गया था। लाइब्रेरी जर्नल ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। लाइब्रेरी जर्नल किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मेलविल डेवी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है मेलविल डेवी न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया कॉलेज के लाइब्रेरियन कब बने? मेलविल डेवी पूछेगा क्वेश्चन कि मेलविल डेवी का तो जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ है और न्यूयॉर्क शहर में ही कोलंबिया कॉलेज है, तो उसके कोलंबिया कॉलेज के लाइब्रेरियन कब बने मेलविल डेवी? तो 1883 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए 1883। अगला प्रश्न है SR रंगनाथन का जन्म कब हुआ था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 अगस्त 1892। इसका भी आप लोग को डेट याद रखना है SR रंगनाथन का, क्योंकि ये भारत में लाइब्रेरी साइंस का जनक कहा जाता है SR रंगनाथन का, तो फेमस पर्सन है, इसलिए इसका डेट भी आपको याद रखना है। और इसी 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है भारत में? लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है। ठीक है। 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है, पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस। तो SR रंगनाथन का जन्म 1892 में और मृत्यु 1972। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं SR रंगनाथन का जन्म किस स्थान पे हुआ था? तो सियाली एक जगह है तमिलनाडु में, सियाली जगह है, तंजौर जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसी डिस्ट्रिक्ट में सियाली जगह है। तो सियाली जगह तंजौर तमिलनाडु, आपको हर एक चीज़ याद रखना है। सियाली गांव का नाम है, तंजौर डिस्ट्रिक्ट का तमिलनाडु स्टेट हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर रंगनाथन ने बेंगलोर में डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर DRTC की स्थापना कब किया गया था? तो 1962 में DRTC की स्थापना किसने किया था? तो डॉक्टर SR रंगनाथन ने किया था। कहाँ किया था? तो बेंगलोर में। या इसको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि DRTC की स्थापना कब हुआ? 1962 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है DRTC का? तो हो जाएगा बेंगलोर। ठीक है। या इसका पूछ देगा फुल फॉर्म क्या होगा DRTC का? तो डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो कितना प्रश्न बन गया? एक प्रश्न से 4-5 प्रश्न यहाँ बन रहा है। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को याद करना। चलिए आगे। अगला प्रश्न है बेंगलुरु में DRTC का उद्घाटन किसने किया था? तो CD देशमुख ने किया था। बेंगलुरु में जो DRTC का स्थापना होता है तो उसका उद्घाटन किसने किया था? तो CD देशमुख ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा डॉक्टर रंगनाथन को पद्मश्री की उपाधि कब प्रदान किया गया था? तो 1957 ईस्वी में डॉक्टर रंगनाथन को पद्मश्री की उपाधि दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो SR रंगनाथन से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव बनता है आप लोग उसको याद कर लेंगे। ठीक है। या होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि रंगनाथन से जितना भी उससे रिलेटेड जो भी उसका कहानी है, हिस्ट्री है, सारा चीज़ हम आप लोग को प्रोवाइड करें। ठीक है। अगर आप लोग दबा के लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तब जाके मेरा भी मन अच्छा रहेगा, वीडियो बनाने में भी मन लगेगा। ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
एस.आर. रंगनाथन के सम्मान में डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? किस वर्ष जारी किया गया था? तो 1992 ईस्वी में। ठीक है, एस.आर. रंगनाथन के सम्मान में डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? तो 1992 ईस्वी में। 1972 में एस.आर. रंगनाथन की मृत्यु हो जाती है, तो 72, 10 82, 10 92, मतलब 20 साल के बाद। इस तरह से आप लोग को याद करना, 20 वर्ष के बाद। डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो 20 साल के बाद, निधन के 20 साल के बाद 1992 में डाक टिकट जारी किया गया था। चलिए आगे, अगला प्रश्न है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पहली बार किस वर्ष प्रस्तुत किए गए थे? जो 5 लॉज करके जो बुक लॉन्च किए थे, सूत्र जो दिए थे रंगनाथन साहब ने पुस्तकालय विज्ञान के, तो वो किस वर्ष प्रस्तुत हुआ था? तो मीनाक्षी कॉलेज इन 1928 इन अन्नामलाई नगर। ठीक है, किस वर्ष प्रस्तुत किए गए थे? मतलब 1928 में प्रस्तुत हुआ था कि इस पे काम करना है 5 लॉज पर पहली बार, लेकिन प्रकाशित कब हुआ था? तो 1931 में। ठीक है, ये क्वेश्चन घुमा सकता है, पूछेगा कि रंगनाथन के द्वारा 5 लॉज का जो बुक था वो कब प्रकाशित हुआ? तो 1931 में। और 5 लॉज पर पहली बार काम कब से शुरू हुआ, किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो 1928 ईस्वी में, मीनाक्षी कॉलेज इन 1928 इन अन्नामलाई नगर। ठीक है, मीनाक्षी कॉलेज में 1928 ईस्वी में शुरू हुआ था इस पर काम करना। चलिए आगे, अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक रूप में कब प्रकाशित हुआ? तो 1931 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की प्रस्तावना फॉरवर्ड किसने लिखी? तो P.S. शिवा स्वामी अय्यर ने लिखी है। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखी है? P.S. शिवा स्वामी अय्यर ने लिखी है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फॉरवर्ड किसने लिखी, बुक किसने लिखा, इंट्रोडक्शन किसने लिखा, तो ये सब आपको याद करना है। चलिए आगे, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक का परिचय इंट्रोडक्शन किसने लिखा? तो W.C.B. शेयर्स ने इंट्रोडक्शन लिखा है। प्रस्तावना किसने लिखा है? शिवा स्वामी अय्यर ने लिखा है। ये W.C.B. शेयर्स कौन थे? तो एस.आर. रंगनाथन के गुरु थे W.C.B. शेयर्स। जब एस.आर. रंगनाथन 1924-25 ईस्वी में लंदन जाते हैं लाइब्रेरी साइंस पढ़ने के लिए, तो वहाँ इसकी मुलाकात W.C.B. शेयर्स से होता है, और यही गुरु भी होते हैं एस.आर. रंगनाथन के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, एस.आर. रंगनाथन द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन पुस्तक कब लिखी गई थी? तो ऑप्शन हो जाएगा 1933, सी नंबर। 1933 ईस्वी में कोलन क्लासिफिकेशन पुस्तक लिखा गया था एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। अगला प्रश्न है, कोलन क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो माला मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसका स्थापना कब होता है? 1928 में। माला कोलन क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो माला के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC पुस्तक कब लिखी गई थी? तो 1934 में। एस.आर. रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड पुस्तक कब लिखा गया था? तो 1934 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफाइड्स प्रथम संस्करण पुस्तक कब लिखा गया? तो 1937 में। क्या है? एस.आर. रंगनाथन द्वारा प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफाइड्स का प्रथम संस्करण कब आया था? तो 1937 में। ये इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसको आप लोग VVI कर लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन निश्चित आएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, एस.आर. रंगनाथन द्वारा थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तक कब लिखा गया था? तो हो जाएगा इसका आंसर 1938 में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पुस्तक मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो ऑल ऑफ द अबव सारा हो जाएगा। कोलन क्लासिफिकेशन फर्स्ट एडिशन, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड फर्स्ट एडिशन,
प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफाइड्स फर्स्ट एडिशन। ठीक है, ये सारा माला के द्वारा प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। एस.आर. रंगनाथन द्वारा हेडिंग्स एंड कैनन्स पुस्तक की रचना कब की गई थी? तो 1955 में। हेडिंग्स एंड कैनन्स पुस्तक की रचना रंगनाथन द्वारा कब किया गया था? तो 1955 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक में सबसे पहले विषय शीर्षक निर्धारित करने के लिए श्रृंखला प्रक्रिया की शुरुआत की? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉग हो जाएगा। अगला प्रश्न है एस.आर. रंगनाथन द्वारा डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैसेट्स पुस्तक कब लिखी गई थी? तो 1963 में। अगला प्रश्न है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा रेफरेंस सर्विस पुस्तक कब लिखी गई? तो 1961 ईस्वी में। देख रहे हैं रंगनाथन से रिलेटेड कितना प्रश्न है, ये सब आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन रंगनाथन से तो भर भर के आएगा एग्ज़ाम में, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे। और इसमें ईस्वी है तो बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए इसको बार बार आप लोग पढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एस.आर. रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन पुस्तक कब लिखी गई थी? तो 1952 में। 1952 ईस्वी में लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन पुस्तक लिखा गया था एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। अगला प्रश्न है पुस्तकालय प्रबंधन के लिए डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने कौन सी पुस्तक लिखी? प्रबंधन के लिए मतलब मैनेजमेंट के लिए, लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। क्या? लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक कब लिखा गया था? तो 1935 में। अगला प्रश्न है डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी मैनुअल पुस्तक कब लिखा गया था? तो 1951 में। अगला प्रश्न क्या है? ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो 1992 में। अगला प्रश्न है ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो पी.एन. कौला के द्वारा संपादन किया गया था। अगला प्रश्न है रामानुजन द मैन एंड द मैथमेटिशियन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। अगला प्रश्न है लाइब्रेरियन दिवस कब मनाया जाता है? लाइब्रेरियन दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को। पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन एस.आर. रंगनाथन का जन्म हुआ था, तो उसी के अवसर पर लाइब्रेरियन दिवस मनाया जाता है। अगला है भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 14 से 20 नवंबर। ये सब इम्पोर्टेंट, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, तीनों में से एक क्वेश्चन तो ज़रूर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब से मनाया जाता है? तो 1968 ईस्वी से। ये भी इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह किस माह में मनाया जाता है? तो अप्रैल माह में मनाया जाता है अमेरिका में। अगला प्रश्न है अमेरिका में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब से मनाया जाता है? तो 1958 ईस्वी से मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। अगला प्रश्न है अमेरिका में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाने का प्रस्ताव किसने दिया था? ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। अगला प्रश्न है रंगनाथन की जीवनी किस शीर्षक से प्रकाशित हुई है? ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक। रंगनाथन की जीवनी किस शीर्षक से प्रकाशित हुई है? तो ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक। अगला प्रश्न है डॉक्टर रंगनाथन की जन्म शताब्दी किस वर्ष मनाई गई? जन्म शताब्दी किस वर्ष मनाई गई? 1992 में। ठीक है, जन्म शताब्दी मतलब 100 ईयर्स,
क्योंकि 1892 में जन्म होता है, तो 1992 में 100 साल पूरा हो जाने के उपलक्ष्य में इसका जन्म शताब्दी मनाया गया 1992 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम नियम कौन सा है? तो बुक्स आर फॉर यूज। ठीक है, तो आप लोग 5 नियम है, तो पाँचों नियम को अच्छे से याद कर लेंगे। थ्योरी में आप लोग पढ़ेंगे, पाँचों नियम को अच्छे से कंठस्थ याद कर लेंगे ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम कौन सा है? तो एवरी रीडर हीज या हर बुक। एवरी रीडर हीज या हर बुक। ठीक है, ये दूसरा नियम हो गया। और तीसरा हो जाएगा बुक्स इट्स रीडर। और चौथा हो जाएगा सेव द टाइम ऑफ द रीडर। और पांचवा हो जाएगा लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। तो 5 नियम है इस तरह से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम बुक्स फॉर ऑल के रूप में जाना जाता है? बुक्स फॉर ऑल के रूप में कौन सा नियम जाना जाता है? तो सेकेंड लॉ। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या है? एवरी रीडर हीज या हर बुक, ये सेकेंड लॉ है। इसी सेकेंड लॉ को बुक्स फॉर ऑल के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम कौन सा है? तो तीसरा नियम हो जाएगा एवरी बुक इट्स रीडर। एवरी बुक इट्स रीडर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए यहीं तक था, 101 नंबर तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो 100 प्रश्न हम लोग का ऑब्जेक्टिव कवर हो गया है। तो यूनिट 1 में कम से मिनिमम 400 के लगभग में प्रश्न है, 370 या 80 के लगभग में प्रश्न है। तो हम लोग इस तरह से धीरे धीरे करके अच्छे से कवर कर लेंगे। और धीरे धीरे अभी पढ़िए, हड़बड़ाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक स्टेट आया नहीं है, LET लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आराम से पढ़िए, जब आ जाएगा तो हम भी अपना गति बढ़ा देंगे, 100-150 प्रश्न करके रोज़ रोज़ वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, अभी आराम से पढ़िए 50-50 क्वेश्चन करके, और इसको अच्छे से बार बार देखिए ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि बहुत सारा ऐसा है कि इसमें तो अधिकतर कन्फ्यूजन ही है। देख रहे हैं दूसरा नियम कौन सा है, तो बुक्स फॉर ऑल किस नियम को कहा जाता है, तो इस तरह से बहुत ही कन्फ्यूजन होगा। तो इसलिए इसको जब तक आप लोग बार बार नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से हम वीडियो और भी अपलोड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो भी आएगा इसका 101 से लेके 150 तक। और चलिए इस तरह से तो कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो इसको दबा के आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तब मेरा भी मन करेगा और वीडियो बनाने के लिए, और आप लोग के लिए अच्छा कंटेंट लाने का मन करेगा, मनोबल मेरा भी हाई रहेगा। ठीक है, इतना मेहनत करते हैं तो इतना तो बनता ही है कि कम से कम आप लोग सब्सक्राइब और लाइक दबा के कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।